अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये आपका है लेक्चर नंबर 9 मैकेनिक्स। और यहाँ से अब देखें कि आज जो हमने करना है इसमें लिखा हुआ है कि ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है इनको रिविजिट किया गया है। ये पेज 38 जो आपका बुक का उसके अंदर है। और पहले देखें, हमने इक्विलिब्रियम पहले भी पढ़ा हुआ है। ज़रा रिकॉल कर लें, जो पहले हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा था उसमें हमने ये बात की थी कि जब रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज इज जीरो, क्योंकि तब इतनी ही जरूरत थी, वो कंप्लीट कंडीशन नहीं थी। आज आप कंप्लीट कंडीशन पढ़ेंगे, ये वाली कंडीशन भी होगी, कुछ और भी ऐड होगा। हाँ, उसको अगर आपने रिवाइज करना है कि रिजल्टेंट जीरो है, तो वो आपका बन जाता है जी लेक्चर नंबर 3 स्लाइड 6। लेक्चर नंबर 3 स्लाइड 6। अब वो कहता है जी कुछ कंडीशंस हैं जो रिविजिट की गई हैं। अब वो कहता है जी सिस्टम ऑफ द कोप्लेनर फोर्सेज। यहाँ पे देख लें कोप्लेनर फोर्सेज। रिकॉल करें क्या हमने डिफाइन किया था कोप्लेनर फोर्सेज को। वो वाली फोर्सेज जो एक ही प्लेन में लाई करती हैं। अगर ये भी दिमाग से निकल गया तो लेक्चर नंबर 1 स्लाइड 11। लेक्चर नंबर 1 स्लाइड 11। वो कहता है कि सिस्टम ऑफ द कोप्लेनर फोर्सेज इज एन इक्विलिब्रियम। इन इक्विलिब्रियम का मैंने कहा था कि रियल लाइफ से अगर कोई सिंपल वर्ड लेना है तो बैलेंस। और उसमें कहता है इफ algebraic sum of the resolved parts of the forces in two perpendicular directions is zero। ये वही चीज है जो आप कहते हैं कि x जीरो हो गया तो y जीरो हो गया। x जो था आपके पास जो था sum of all the horizontal components था, y जो था sum of all the vertical components था। और यहाँ पे जो उसने कहा ना कि algebraic sum of the resolved parts of the forces in two perpendicular direction is zero, वो यही x इक्वल टू y इक्वल टू जीरो। ये वही कंडीशन है जो आपने पहले पढ़ी हुई है। और ये आपके पास है लेक्चर नंबर 3 स्लाइड नंबर 6 पे। आगे जो वो बात करने लगा ना, अब ये नया है, यहाँ मैं और स्लो हो जाता हूँ। वो कहता है अल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स। अब पहली बात है कि जो मोमेंट्स की बात कर रहा है ये स्केलर्स की बात कर रहा है, यानी कि मोमेंट के कंपोनेंट की बात कर रहा है। फिर से ध्यान से सुन लें, अल्जेब्रिक सम ऑफ कह रहा है मोमेंट्स, और यहाँ पे देख लें मोमेंट्स की बात कर रहा है। स्केलर्स लिखा हुआ है तो मोमेंट का जो कंपोनेंट है उसकी बात कर रहा है। वो कहता है ऑल द फोर्सेज अबाउट एनी आर्बिट्री पॉइंट, वो भी जीरो होगा। अब इसका क्या मतलब है जी अल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स। और इसका मतलब इस किस्म की कोई चीज निकलती है। यहाँ से हम देखते हैं, लिखा हुआ है पॉइंट टू मीन्स कि सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। अब ये बहुत जरूरी है कि ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या चीज है, तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या चीज है। जारी बात है, क्लॉक आपका यूं घूमता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट ऐसे ही जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह जाएगा। ये तो मैंने एक तरह से बताई दिया आपको। अब ये जो लिखा हुआ है सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, अब मूवमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है हमने पहले भी डिफाइन किया था, इसको देख लीजिएगा। ये आपके पास था लेक्चर नंबर 4 स्लाइड 1 एंड 2 और स्लाइड 2 खास तौर पे। लेक्चर नंबर 4 स्लाइड 1 एंड 2 और स्लाइड 2 खास तौर पे, जिसमें हमने कहा था जी मोमेंट होता है एफ डी। एफ डी क्या था, हमने कहा था जी एफ है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, और डी क्या था, डी था परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन। ये मैंने इन शॉर्ट आपको बता दिया है, आगे जाके मजीद क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जितने भी हैं उनके मैग्नीट्यूड हम ले लेंगे जितनी फोर्सेस के, एक फोर्स, दो फोर्स, तीनों फोर्सेस का जो है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ले लेंगे, और जो मैग्नीट्यूड होगा उनका सम कर लेंगे। फिर इसी तरह कुछ फोर्सेस होगी जो जिनका क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, उनके मैग्नीट्यूड लेंगे, सम करेंगे, दोनों का सम सेम होगा। असल जुमला यही बनता है, या असल कॉन्सेप्ट यही है। कुछ लोग यूं कर देते हैं, अच्छा जी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लो, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, वो कुछ कंफ्यूज भी करता है। जिक्र मैंने किया हुआ है ताकि अगर कोई और बुक पढ़े तो मसला ना हो। लेकिन असल यही है कि आपने सिंपल कह देना है जी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हैं वो क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के बराबर है, क्या जी, सम उनका। ये ले, अब यहाँ पे उसने रेफरेंस दिया है कि स्लाइड 3 देख लें, लेक्चर नंबर 4 देख लें, जिसमें उसने कहा था जी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव लिया गया था और क्लॉकवाइज मूवमेंट को नेगेटिव लिया गया था। ये मैंने वो वाली बात भी कर दी है। थोड़ा और आगे चलते हैं, ये लें जी। कहता है कंसिडर द एग्जांपल ऑफ द बैलेंसिंग ऑफ सीसॉ। ये तो आई एम श्योर के सबने झूला होगा, छोटे होते जरूर इसको झूला होगा। अराउंड द पिवट्स। अब ये पिवट क्या होता है, लिखा हुआ है एज ऑन विच सीसॉ टर्न्स शोन बाय पी। ये है जी, ये है जी पिवट। ये पी शो किया हुआ, लेकिन ये वाला जो पॉइंट आपके पास बनता है ना, ये वाली एज जिसके ऊपर ये घूम सकता है, इधर नीचे को प्रेस करेंगे तो ऐसे, और यहाँ पे करेंगे तो ऐसे। तो ये आपके पास है, ये है जी बैलेंसिंग ऑफ सी। जब बैलेंसिंग है तो इक्विलिब्रियम है। अब ये जो ए लिखा हुआ है ना, ये असल में मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स है, बी भी जो है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स है, और ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन या पिवट वो एक्स है। बी का जो आपके पास है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो आपके पास बनती है बी, इसका जो आपके पास बनता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन या पिवट से वो वाई है। और आगे चलते हैं इसको, ये लें जी, ये आ गया जी ए बी आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस, ये ए और ये बी, ठीक है। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ देयर लाइंस ऑफ एक्शन फ्रॉम पी आर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ये देख लें, ये एक्स, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है ए की, ये हो गया जी एक्स,
और यहाँ पे देख लें ये लाइन ऑफ एक्शन फोर्स बनती है बी फोर्स जिसका कि मैग्नीट्यूड बी है, और यहाँ पे देख लें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन। ये लें जी, अब यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि बार जो आपके पास है बैलेंस्ड, यानी कि सीसॉ की बात कर रहा है, इक्विलिब्रियम में है, तो आप कह सकते हैं जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है स्केलर की बात कर रहा है, इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। मूवमेंट किसके बराबर होता है? आप कहते हैं जी मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स यानी कि ए टाइम्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन ए इंटू एक्स होगा, ये लिखा हुआ है। इसका कैसे लिखते हैं? ये भी वही वाली बात है, आप कहते हैं जी मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स जो कि बी के बराबर है, और उसके बाद कहते हैं जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है इसका लेते हैं आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन वाई, तो ए एक्स इक्वल टू बी वाई, ये बनता है आपके पास। ये ए एक्स जो आपके पास है जरा ध्यान से देखें, ये जो फोर्स है इसको इस तरह घुमाएगी, नजर आ रहा है, ये आपके पास जो है काउंटर क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। बी फोर्स जो है ऐसे घुमाएगी, ये क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है जी। और पहला इंडिकेट किया हुआ होगा, ये आया, ये ले जी, ये जी एंटी क्लॉकवाइज, ये लाइन जा रही है, इसने ऐसे ही घुमाना है। और ये देख लें जी ये क्लॉकवाइज है, इसने इसी तरह से घुमाना है। अब ये ना कहिएगा जी कि मैं तो पूरा घुमा रहा हूँ, पूरा तो घूमेगा नहीं, यहाँ तो आपके पास जाहिर बात है जमीन होगी, टक्कर मारेगा आके, लेकिन मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ किस डायरेक्शन में घूम सकता है। इस तरह तो ये आपके पास हो गया बी के लिए कह रहा हूँ क्लॉकवाइज, इस तरह हो गया तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ये ले जी, अब ये क्या कह रहा है? कहता है टेंड्स टू रोटेट सीसॉ एंटी क्लॉकवाइज अबाउट पी, इसकी बात कर रहा है, इस फोर्स की बात कर रहा है। ये इस तरह से देख लें, ये एंटी क्लॉकवाइज ही होगा और पी के बहुत रोटेट होगा, ये नहीं, ठीक है, इस फोर्स की बात कर रहा है, ये एरो आ गया टेंड्स टू रोटेट सीसॉ एंटी क्लॉकवाइज, ये इस तरह से रोटेट करेगा पी को, और ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ये लें जी, यहाँ पे भी ऐसे ही है, उसने कहा हुआ है जी कि टेंड्स टू रोटेट सीसॉ क्लॉकवाइज अबाउट पी, पी के अबाउट ये जो फोर्स बी है इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेगी सीसॉ, ठीक है। हालांकि हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक्स, हम डायनामिक्स नहीं पढ़ रहे, ये टेंड्स टू रोटेट का खाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि पता लग गया होगा, ये मैंने इसलिए सिंपल एग्जांपल रियल लाइफ से लिया ताकि क्वेश्चंस में ना इशू हो। क्वेश्चन में सिर्फ इशू ये होता है कि यहाँ तो बार बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, वो इस तरह से इंक्लाइन करके रखी होती है, तो थोड़ा मसला पड़ जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। अब वो कह रहा है जी फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, कहता है क्लॉकवाइज मूवमेंट यानी कि ए एक्स इक्वल टू बी वाई, ये मैथमेटिकली हो गया। और ये देख लें मैंने जुमला चेंज किया, आपके पास जो नोट्स है उसमें कुछ और लिखा होगा, लेकिन यहाँ मैंने लिख दिया कि अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स इज जीरो वेयर क्लॉकवाइज मूवमेंट इज टेकन एज नेगेटिव। वही मैं कह रहा हूँ, ये इतना मसला नहीं है। अब ये इसको उठा के लेफ्ट साइड पे ले जाए तो ये माइनस आया था कि क्लॉकवाइज मूवमेंट नेगेटिव हो गया। अब कोई कह सकता है कि ए एक्स को क्यों नहीं राइट साइड पे लेके, वो भी नेगेटिव हो जाता। इसलिए बेहतर यही है कि आप ये करें कि जो सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स का वही होगा सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स बाय द क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब सम मैं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो फोर्सेज ही एक एक थी, तो यहाँ पे देख लें क्लॉकवाइज मूवमेंट, और यहाँ पे किसके बराबर है? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये आपके पास है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, और ये हो गया। अब कहता है कंसीडर द फॉलोइंग केस, फोर्सेस जरा बढ़ा देते हैं ताकि एक थर्ड फोर्स भी आ जाए तो मजीद क्लियर हो जाए। वो कहता है वेयर वी मूव द पिवट पॉइंट पी एंड द थर्ड फोर्स विद मैग्नीट्यूड डब्ल्यू इज शोन देयर। देखते हैं जी डायग्राम में क्या है, लें जी, ये ए फोर्स तो पहले भी थी, जिसका ऐसी फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड ए था वो पहले भी थी, ऐसी फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड बी था वो पहले भी थी, अब एक नई फोर्स आ गई जिसका मैग्नीट्यूड डब्ल्यू है, यहाँ पे देख लें, और पिवट भी उसने यहाँ पे मूव कर दिया, यहाँ पे मूव किया हुआ है। कहता है मूव द पिवट पॉइंट P एंड अ थर्ड फोर्स विद मैग्नीट्यूड W इज शोन। अब जो W है इसका जो डिस्टेंस बनता है वो Z बनता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन, यानी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है, जिस वो फोर्स जिसका के मैग्नीट्यूड W है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन Z बनता है। B का वही Y लिया हुआ है और A का वही X लिया हुआ है। अब क्योंकि सीसॉ बैलेंस्ड है तो वही चीज आई है, बार बैलेंस्ड है, सीसॉ बैलेंस्ड है, इक्विलिब्रियम में है, तो आप कह सकते हैं सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, फिर मैं कह रहा हूँ स्केलर्स की बात कर रहा है, कंपोनेंट्स की बात कर रहा है, इज इक्वल टू सम ऑफ द क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। अब सम की बात हो रही है ना, इसलिए देखें ये दो फोर्सेस यहाँ पे शो की गई हैं। क्लॉकवाइज मूवमेंट है, यहाँ पे देख लें बी ने ऐसे ही घुमाना था और बी ने वाई से हिट करना था, ये बन गया बी इंटू वाई। डब्ल्यू ने ऐसे ही घुमाना था और डब्ल्यू ने जेड को हिट करना था, ये ऐड हो गया। अभी यहाँ अभी भी एक ही फोर्स है, यहाँ पे तो अभी भी एक ही फोर्स है, यहाँ पे आ जाएगा ए इंटू एक्स। समझ लेंगे यहाँ पे कोई पहलवान बैठाया हुआ है, यहाँ दो जरा नॉर्मल बंदे बैठाए हुए हैं, तो ये बैलेंस हुआ हुआ है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देख लें एग्जाम्पल है जी पेज 113, ये अब हम शुरू करने लगे हैं। अब मैं जरा स्लो जाता हूँ क्योंकि अब एग्जाम्पल शुरू होने वाली है। अब यहाँ पे देखें पहला उसने लिखा हुआ है यूनिफॉर्म लैडर। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, अब जो आपने जितने क्वेश्चंस करने हैं फ्रिक्शन में, और खासतौर पे ये जो आपके पास इक्विलिब्रियम भी है, फिर ये लिमिटिंग, ये सब क्लियर होना चाहिए। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम का मतलब ये निकलेगा कि रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस भी जीरो है, एग्रीड।
यानी कि एक्स कंपोनेंट 0, वाई कंपोनेंट 0। इसके अलावा ये है कि सम ऑफ द क्लॉकवाइज मूवमेंट जो होगा इक्वल टू होगा सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। और मैं मूवमेंट्स की जब बात कर रहा हूं तो मूवमेंट के कंपोनेंट की बात कर रहा हूं। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। कहता है यूनिफॉर्म लेटर, यूनिफॉर्म लेटर जिसकी लेंथ 2 है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि उसका वेट सेंटर में एक्ट कर रहा होता है। यूनिफॉर्म लेटर होती है जिसका वेट सेंटर में एक्ट करता है। अब देखो ना फिजिक्स की चीजें, मैं आगे नहीं जा रहा। वो जो पॉइंट जिसमें कि वेट एक्ट करता है, जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी दे नो दैट पॉइंट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उधर नहीं मैं जा रहा। लेकिन जो यूनिफॉर्म लेटर होती है उसका जो वेट है सेंटर पे एक्ट करता है। अगर लेंथ आपके पास 2a है तो वेट वहां पे एक्ट करेगा जहां पे लेंथ a है। ठीक है जी, यानी कि हाफ लेंथ ऑफ द लेटर। ये आगे डायग्राम बनी उसमें नजर आ जाएगा। कहता है रेस्ट इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम है, दिमाग में आना चाहिए वही जो मैंने अभी बताया। लिमिटिंग है तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है। फिर कहता है वन एंड ऑन द रफ फ्लोर, फ्लोर के ऊपर फ्रिक्शन है। देख लें फ्लोर के ऊपर फ्रिक्शन है और कोफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू है। अदर एंड अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल, वॉल के ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं है क्योंकि वो स्मूथ है। ये देखें, थ्योरी को रिकॉल करें एक बार सारी थ्योरी, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करें। प्रूव क्या करना है आपने? प्रूव करना है टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2 म्यू। म्यू का तो पता है। अल्फा क्या चीज है? अल्फा बनता है जी, इंक्लिनेशन है, लैडर की है लेकिन वर्टिकल के साथ है। वेरी इंपॉर्टेंट, हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं है, वर्टिकल के साथ है, यानी कि दीवार के साथ है, वॉल के साथ है, वॉल के साथ है। ये ले जी। अब वो कहता है फोर्सेस ऑन द लैडर, लैडर ए बी से शो की होगी, अभी डायग्राम में पता लग जाएगा। ए पॉइंट जो आपके पास होगा ये आपके पास फ्लोर के ऊपर होगा, बी पॉइंट आपके पास जो होगा वॉल के ऊपर होगा। फिर कहता है बीइंग ऑल इन वन प्लेन, जितनी फोर्सेस है एक ही प्लेन में, यानी कि कोप्लेनर। तभी तो हमने अप्लाई करना है। यहाँ पे लिखा हुई अप्लाई कंडीशंस ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, जो कि एक ही प्लेन में लाई करती हैं। अब ऐसा ऐसा हम फिगर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये लें जी, ये फ्लोर आ रही है, ये लें जी वॉल आ गई, वॉल बन गई, ये सी पॉइंट आ गया, ये लैडर है जी जिसका एंगल थीटा है विद हॉरिजॉन्टल, ये ए पॉइंट आ गया और ये आपके पास आ गया बी पॉइंट। अब देख लें, वो कहता है लैडर ए बी, ये है जी लैडर ए बी। ये ए पॉइंट है जो कि फ्लोर के ऊपर है, बी पॉइंट है जो कि वॉल के ऊपर है। ये नॉर्मल डायरेक्शन आ गया। ये आपके पास फ्लोर का नॉर्मल डायरेक्शन आया है लैडर के ऊपर, वरना लैडर ने फ्लोर में घुस जाना था। ये फिर नॉर्मल डायरेक्शन आ गया, ये वॉल का आया लैडर के ऊपर, वरना लैडर ने वॉल के अंदर घुस जाना था। और देखिए नॉर्मल की जब आप बात कर रहा है तो परपेंडिकुलर टू द वॉल है, नॉर्मल की बात कर रहा है तो परपेंडिकुलर टू द फ्लोर है। ये जी वेट आ गया, और देख लें वेट जो है सेंटर पे एक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ आपने कहा था यूनिफॉर्म लेटर है, यूनिफॉर्म लेटर का वेट जो है सेंटर पे एक्ट करता है। यहाँ पे फ्रिक्शन आ गई क्योंकि उसने कहा था रफ फ्लोर। अब फ्रिक्शन इस तरफ को क्यों है? देखें फौरन रिकॉल किया करें, फ्रिक्शन जो होती है इट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द मोशन। मोशन तो यहाँ पे नहीं हो रही, लेकिन लेडर गिरेगी तो यहाँ पे देख लें लेफ्ट साइड पे गिरेगी। जब ये स्लिप करेगी ये पॉइंट नीचे को आएगा, ये वाला पॉइंट लेफ्ट साइड को जाएगा। जब ये लेफ्ट साइड को जाएगा तो फ्रिक्शन आपकी राइट साइड को होगी। ये है जी वो अल्फा जो निकालना है आपने। अल्फा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लेटर विद द वर्टिकल। देखें वर्टिकल के साथ का तो यही बनाना है, इधर नहीं बना देना। इधर मैंने आसानी के लिए जरा थीटा बनाई यूज करेंगे, लेकिन जो उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है वो जो वर्टिकल है उसके साथ जो एंगल बना हुआ है अल्फा है। किसका एंगल बना हुआ है? लेडर का बना हुआ है विद द वर्टिकल, या लेडर का बना हुआ है विद द वॉल, वो अल्फा है। ये ले जी, ये आपके पास लेडर की लेंथ आ गई 2a जो दी हुई थी यहाँ पे, लेंथ 2a। ठीक है जी। अब ये देखें, ये जब आपके पास टोटल 2a है, ये थीटा है, तो सामने वाली साइड जो होती है परपेंडिकुलर होती है थीटा के सामने वाली साइड, ये होता है 2a sin थीटा। ये टोटल लेंथ BC जो है दैट इज 2a sin थीटा। और मैं वही कह रहा हूँ, ये जो x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा, ये भूला हुआ है तो लेक्चर 2 स्लाइड 5, लेक्चर 2 स्लाइड 5। ये अब आपके पास जो लेंथ आ रही है दिस लेंथ, ये आ रही है आपके पास a cos थीटा। इसको यूं भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये टोटल बनेगी 2a cos थीटा। ये जब 2a है तो ये टोटल बनेगी जो कि आपके पास बेस के सारी बनती है, ये बेस की लेंथ 2a cos थीटा। ये वाली हाफ है, क्यों? ये पॉइंट इधर से आ रहा है, मिडिल पॉइंट जो था लेटर का वहां से आ रहा है, और यहाँ पे शो भी किया हुआ है। ले और आसानी के लिए ये शो किया हुआ है। ये देख लें स्टेप बाय स्टेप डायग्राम यहाँ पे अपीयर हुई है, एकदम से अपीयर नहीं हुई। और आप भी जब बनाया करें तो ऐसे ही बनाया करें, बुक में तो पूरी बनी होती है, स्टेप बाय स्टेप अपीयर किया है ताकि आपको क्लियर हो जाए। जब टोटल लेंथ आपके पास 2a थी तो हाफ लेंथ आपके पास a है। और अब यहाँ पे देख लें, ये जो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल आ रहा है जहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है, ये अगर आपके पास a है तो यहाँ पे देख लें ये जो बेस है इसकी लेंथ बनती है आपके पास a cos ऑफ थीटा। अब ये क्यों ली हुई है सारी लेंथ, ये अभी पता लग जाएगा आपको। अब वो कहता है रिजॉल्व करें फोर्सेस हॉरिजॉन्टली।
अब देख लें, मैंने तो जरा बोल्ड लिखा हुआ है, ठीक है, आप ना रखिएगा, ये मतलब है कि मैं ये वेक्टर के तौर पर नहीं शो कर रहा, मैंने जरा बोल्ड लिखा हुआ है, तो आप इसको सिंपली लिखें, मैंने तो इस तरह से किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे देख लें, अब आपने वही काम करना है कि जी लेफ्ट हैंड फोर्स राइट हैंड फोर्स को बैलेंस करेगी। लेफ्ट हैंड फोर्स यहाँ पे देख लें, जो लेफ्ट को जा रही है वो एस है, वो ये आ गई, और जो राइट हैंड पे जा रही है आपके पास, ये फ्रिक्शन है और कोई भी नहीं है। ये जो नॉर्मल रिएक्शन एस है, ये फ्रिक्शन को बैलेंस करेगा, लेकिन एफ म्यू एन के बराबर होता है। ये आपके पास होती है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ये भी आपने पहले किया हुआ है। मसला होता है तो लेक्चर 6 देखें। ये तो हो गई जी आपके पास, ध्यान से देखें, सुने जरा ध्यान से, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। अब देखते हैं वर्टिकल फोर्सेस। यहाँ पे लिखा हुआ ऑफ द फ्लोर एंड द वॉल रिस्पेक्टिवली, ये देख लें, एन जो है फ्लोर के साथ था, ये आ रहा है, एस जो था आपके पास वॉल के साथ था, ये आ रहा है। अब कहता है रिजॉल्विंग वर्टिकली, वर्टिकल रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ आप देख लें, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये वाला नॉर्मल डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड है, तो W इज इक्वल टू एन, और कोई वर्टिकल फोर्स अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं है, तो ये W इज इक्वल टू एन आ गया। ठीक हो गया। अब कहता है टेकिंग मोमेंट्स अबाउट पॉइंट ए। अब मैंने कहा था कि इन क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, आपने रिजॉल्व भी करना है और मोमेंट्स भी निकालने हैं। ये है जी की पॉइंट सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। फ्रिक्शन में आपने यहाँ पे जब इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करनी है, तो आपने यहाँ पे देख लें, ये बैलेंस किया हुआ है ना, यहाँ पे देख लें, लेफ्ट हैंड फोर्स राइट हैंड फोर्स को बैलेंस कर रही है, और वर्टिकल अपवर्ड डाउनवर्ड को बैलेंस कर रही है, जो भी सारा यहाँ पे किया हुआ है। अब यहाँ पे आपने ये भी करना है कि जो आपके पास सम होगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स का, वो होगा सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के बराबर। अब क्वेश्चन है जी, यहाँ मूवमेंट्स कहाँ से आ गए? पिछला भी हमने चैप्टर पढ़ा है, उसमें भी हमने किया था वो सारा इक्विलिब्रियम का, कोई मूवमेंट्स ही निकाले थे। भाई देखें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो वो कह रहा है ये प्रूव करें, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 2 म्यू, अल्फा जो है इंक्लिनेशन ऑफ द लैडर विद द वर्टिकल है। क्या इन दो इक्वेशंस में अल्फा आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो आपको ऐसी इक्वेशन बनानी पड़ेगी जिसमें अल्फा आएगा। ये देखिए मैं कह रहा हूँ कि हर स्टेप की लॉजिक है, मैथमेटिक्स होता ही लॉजिक बेस्ड है। और जब आपने ए पे मूवमेंट्स निकालने हैं, तो सबसे पहले ये रिकॉल कर लें, उन फोर्सेस का मूवमेंट जीरो होगा जो ए में से पास कर रही हैं, एफ का जो मूवमेंट होगा वो जीरो होगा, इसका मूवमेंट नहीं निकालना। एन का मूवमेंट भी जीरो होगा क्योंकि वो भी ए में से पास कर रही है। क्यों? क्योंकि जब आप मूवमेंट निकालते हैं तो उसमें आप कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, हो तो ठीक है, टाइम्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन। जब फोर्स पॉइंट ऑफ रोटेशन में से पास कर रही है, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन से जीरो होगा। अब कौन सी फोर्स है जो इस पॉइंट में से नहीं पास कर रही? एक तो मुझे डब्ल्यू नजर आ रहा है, इसका देख लें, ये बनता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है इस डब्ल्यू फोर्स का फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन ए, और ये लिखा हुआ है ए कॉस थीटा, तो ये आ गया जी डब्ल्यू ए कॉस थीटा। ये वही एफ डी वाली बात है, एफ की जगह डब्ल्यू आ रहा है, डी ए कॉस थीटा। और यहाँ पे देख लें, ये रोटेट करेगा तो ये लैडर को इस तरह रोटेट करेगा। ये कौन सा बनता है? क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है? ये वाली फोर्स है जो ए में से पास नहीं कर रही, इसने घुमाना है तो यूं घुमाना है, ये देख लें, एस ने घुमाना है तो ऐसे घुमाना है। अब एस का डिस्टेंस क्या है? हम कहेंगे ये है, ये यानी कि बीसी है, और बीसी क्या था? 2a sin थीटा, तो एस टाइम्स 2a sin थीटा, ये लिखा एस टाइम्स 2a sin थीटा। होपफुली अब ये क्लियर हो गया होगा। तो ये आपके पास आ गया मोमेंट्स अबाउट ए, ये हो गए। और अब यहाँ से ये देख लें, उसने कहा 2a जो है लेंथ ऑफ द लैडर, वो ये चीज है। वो कहता है थीटा इज द इंक्लिनेशन विद द फ्लोर, ये हॉरिजॉन्टल के साथ आपके पास जो एंगल बना हुआ है फ्लोर का। लैडर कहता है यूनिफॉर्म है, इट्स वेट इज एक्टिंग डाउन एट द सेंटर मिडिल पॉइंट, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, वो यहाँ पे है, ये देखें मिडिल पॉइंट पे एक्ट करेगा, तभी यहाँ पे लिखा हुआ है ए। और ये देखें यूनिफॉर्म लैडर है, इसका मतलब है कि लैडर यूनिफॉर्म है, तो जो वेट है एक्टिंग डाउन एट द सेंटर या मिडिल पॉइंट ऑफ द लैडर। अब आपने क्या करना है, इन तीनों क्वेश्चंस को, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इनको जरा प्ले करना है और प्ले करके ये प्रूव करना है। अब आप कहेंगे जी ये तो अल्फा नहीं आ रहा, भाई थीटा तो आ रहा है ना, वो हमारे पास है ना मैट्रिक का कानून ट्राइंगल का, कि जो तीनों एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के, उनका सम जो होता है 180 होता है, यानी कि थीटा प्लस अल्फा प्लस पाई/2 180। करेंगे उसके साथ कुछ हम। अब वही वाला काम करना है, पहले तो नॉर्मल डायरेक्शन को अस्सलाम वालेकुम कर दें, ये W इज इक्वल टू एन जो है ना, इस एन को W से रिप्लेस करें, S इज इक्वल हो जाएगा म्यू एन, मैं जुबानी बोल रहा हूँ, अगली साइड पे लिखा हुआ है S हो जाएगा म्यू एन। और इसके अलावा यहाँ से देख लें, ये वाला जो S है ये भी रिप्लेस करेंगे हम, फिर ये जो आपके पास है म्यू W से रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ से जो A है ये स्मॉल है और A ये कैंसिल कर दें, ठीक है। तो अब अगले आगे ये कैंसिल हो गया जी, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई, ये W cos थीटा इज इक्वल टू 2s sin थीटा, ये स्मॉल a कैंसिल करने के बाद आई है। अब आपके पास क्या आ रहा है जी, ये इक्वेशन 3 हो गई। अब कहता है फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, ये 3 ही है, वो a कैंसिल किया हुआ है, वही है। तो अब यहाँ पे देख लें, s इज इक्वल टू म्यू W लिखा हुआ है, और ये मैं फिर आपको कहूंगा कि ये आप जो है ना, ये स्केलर्स के तौर पे लें, यहाँ पे S भी और W भी।
ये सही लिखा हुआ है, इस तरह लिखना है, इस तरह लिखें। अब वो कहता है सब्स्टिट्यूटिंग दिस एक्सप्रेशन इन क्वेश्चन 3। तो अब यहाँ पे देख लें, इस एक्सप्रेशन को आपने, वही बात है कि नॉर्मल डायरेक्शन से जान छुड़ानी है। एस को लिख दें म्यू डब्ल्यू, तो ये आ जाएगा आपके पास डब्ल्यू कॉज ऑफ थीटा, एस आपके पास आ जाएगा म्यू ऑफ डब्ल्यू, और ये आपके पास आ गया। अब यहाँ से डब्ल्यू भी कैंसिल हो रहा है, डब्ल्यू भी कैंसिल हो रहा है, कॉस को यहाँ पे ले जाएं, साइन ओवर कॉस टेंजेंट बन जाता है, और ये आ जाता है 1/2 म्यू। ठीक हो गया जी, टेंजेंट थीटा आता है 1/2 म्यू। अब ये जो वो बात, मैं पीछे नहीं जा सकता, एरर हो जाता है रिकॉर्डिंग में। जो राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, उसमें मैंने कहा था जो तीनों एंगल्स हैं, ये आपके पास थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ था, अल्फा वर्टिकल के साथ था, और एक 90 डिग्री का था। तीनों का सम हो गया जी पाई, 180 डिग्री। अब इंक्लिनेशन ऑफ द लैडर विद द वर्टिकल क्या आ जाएगा आपके पास, ये निकालना है ना, अल्फा है वैसे तो, और ये भी नहीं निकालना है, इसका टेंजेंट निकालना है, जो आपके पास आंसर दिया हुआ है। अल्फा आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा को यहीं रख के बाकी उठा के राइट साइड पे ले जाए, पाई माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा पाई बाय 2। थीटा को राइट पे ले जाए तो ये आ जाएगा माइनस थीटा, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये क्वेश्चन यहां से आ रही है। अब देखें टेंजेंट ऑफ अल्फा क्या होता है, टेंजेंट अल्फा हो जाएगा टेंजेंट ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, क्योंकि अल्फा पाई बाय 2 माइनस थीटा के बराबर था, और ये होता है साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये होता है कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, लेकिन आपको इसका पता होना चाहिए रीजन, वही साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, साइन ऑफ पाई बाय 2 कॉस ऑफ थीटा, साइन पाई बाय 2 1 होता है, कॉस ऑफ थीटा वो ये आ गया, फिर आप करेंगे जी कॉस ऑफ पाई बाय 2 वो 0 हो जाता है, इसलिए नहीं यहाँ पे आता। इस तरह से आ जाएगा जी कॉस ऑफ पाई बाय 2 कॉस ऑफ थीटा वो 0 हो जाएगा, माइनस और फिर प्लस साइन ऑफ पाई बाय 2 साइन ऑफ थीटा, तो साइन ऑफ पाई बाय 2 1 होता है, ये साइन थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा कॉट थीटा। अब टेंजेंट अल्फा यहां से ये आ रहा है, ये वाला आपके पास कॉट थीटा ये आ रहा है, कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा। अब ये रेसिप्रोकल क्यों लिया है, ताकि इसके साथ लिंक कर सके। ये tan थीटा जो आपके पास है यहाँ पे देख लें, इसका रेसिप्रोकल ले, tan थीटा ऊपर था ना, तो 1/tan थीटा लिख दिया, यानी कि इसका रेसिप्रोकल वो होता है 2 म्यू, और ये आपके पास आंसर आ गया, टेंजेंट अल्फा आता है 2 म्यू, और यही आंसर था, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 2 म्यू। और मजीद अगर थोड़ा सा इसको करना है तो आप कह सकते हैं जी कि इंक्लिनेशन ऑफ द लैडर विद द वर्टिकल, जो कि आपके पास अल्फा था, वो आ गया टेंजेंट इनवर्स 2 म्यू। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब एग्जांपल आ रही है पेज 114 से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इंपॉर्टेंट पार्ट किया हुआ है, और एक पार्ट इसका जो है अगले लेक्चर में किया हुआ है, और दोनों पार्ट्स का डिफरेंस ले लें। और हैरान कन तौर पे ये भी होता रहा है कि मैंने देखा था कि एग्जाम में ये वाला दिया जाए तो अगला पार्ट हो जाता है, अगला तो मैं अभी बता देता हूँ अगला पार्ट क्या था, पहले इसको पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है जी यूनिफॉर्म लैडर है, उसकी लेंथ 70 फीट है, पहले बता दिया। इसका मतलब है उसका जो वेट जहाँ पे एक्ट करेगा डाउनवर्ड, वो डिस्टेंस जो होगा लैडर का फ्रॉम द आइदर एंड, वो 35 फीट होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म लैडर है। फिर कहता है रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल विद विच इट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये भी ठीक है जी, वॉल के साथ भी 45 डिग्री है, जारी बात है फिर नीचे जो फ्लोर है उसके साथ भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि सम आपने निकालना है कितना, 180, एक जगह तो 90 डिग्री होगा, फिगर बनाने के ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फ्लोर के साथ भी 145 बना हुआ है, और इसके अलावा जो आपके पास वॉल है उसके साथ भी 45 डिग्री बना हुआ है। फिर कहता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लैडर एंड द वॉल। ये देख लें, लैडर और वॉल का जो आपके पास है ना 1/3 है, मैंने वही कलर किया हुआ है ब्लू। लैडर का और वॉल का जो कोफिशिएंट फ्रिक्शन है 1/3 है। इसी तरह से आपके पास लैडर का और जो ग्राउंड का आपके पास है कोफिशिएंट फ्रिक्शन 1/2 है। ठीक है। और फिर कहता है इफ अ मैन हुज वेट इज 1/2 दैट ऑफ द लैडर, पहलवान ही कोई होगा, मुझे तो पहलवान ही लगता है कोई, कि जी सीढ़ी अच्छी खासी भारी होती है और उस बंदे का वजन उस सीढ़ी से आधा है। वो कहता है जी कि whose weight is one of that ascends the ladder, लैडर चढ़ना शुरू हो गया, सीढ़ी चढ़ रहा है, where will he be when the ladder slips। अब देख लें, फिर मैं वही कहता हूँ, लोग कहते हैं और टेंशन ना ले यार नहीं डिगती, भाई यहाँ पहले कैलकुलेशन कर लो, खुदा ना खास्ता गिर तो नहीं जाएगा, कैलकुलेशन कर लो उसके बाद उसको ऊपर जा। लेकिन वही बात है ना, जो मैथ जिसने समझा होगा, जिसने सही इसको नॉलेज होगा, वो इस तरह की कैलकुलेशन कर सकता है। दूसरा तो ये कहेगा जी ड्राई सब्जेक्ट है, ये आगे का टेंशन ना ले, टेंशन पर बाद में गिरेगा धड़ाम से नीचे। अच्छा, अब ये मैंने कहा ये वाला पार्ट है। जो अगले लेक्चर में पार्ट है ना, उसमें ये पूछा हुआ है कि अगर बेस के ऊपर लैडर का जो बॉटम रंग है, बेस पे अगर एक बंदा खड़ा कर दें, उसका कितना वजन होगा कि ये बंदा स्लिप हुए बगैर ऊपर पहुंच जाए। ये है जी जो अगले में आएगा। तो वो क्वेश्चन टोटली डिफरेंट है, इसमें तो आपने गिराना ही गिराना है उसको, लिखा विल ही बी व्हेन द लैडर स्लिप्स। तो अब ये जो चीजें लिखी हुई है ना, एन है और एस है, यहाँ पे देख लें, अगर इनको अपने वेक्टर लेने में, फिर कह लो वेक्टर लेना है वेक्टर ले लें, लेकिन इक्वेशन से बनाएंगे उनमें स्केलर होगा। चलो मैंने सिंपल कर दिया, इक्वेशन में स्केलर होगा। एन और एस कहता है जी नॉर्मल डायरेक्शंस हैं ग्राउंड और वॉल के साथ। यहाँ पे देख लें, फिगर अगले स्लाइड के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे देख लें वो कहता है जो आपके पास ग्राउंड के साथ होगा उसमें एन लिखा होगा, जो वॉल के साथ है उसमें नॉर्मल डायरेक्शन एस लिखा होगा। डब्ल्यू कहता है जी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेट ऑफ द लेटर, उसने खुद ही कह दिया जी मैग्नीट्यूड, ठीक है जी, इसने वेक्टर के तौर पर नहीं लिया।
m कहता है जी कि मैन है, ये आगे लैडर के ऊपर जब बना होगा ना m लिखा होगा, इज द वेट ऑफ द मैग्नीट्यूड w/2। मैन का क्योंकि वजन आधा था, लिखा इफ अ मैन हुज वेट इज वन हाफ दैट ऑफ लैडर, वन हाफ दैट ऑफ लैडर, तो m इज द मैन विद वेट ऑफ मैग्नीट्यूड w/2। फिगर कहता है कि अगली स्लाइड के ऊपर है। ये लें जी कि आपके पास आ गई जी फ्लोर, ये लें जी आपके पास आ गई वॉल, ये लें जी अब आपके पास सी पॉइंट आया, एक कॉर्नर आ गया, यानी कि ए और बी आपके पास ये लैडर के पॉइंट्स आ गए, ए और बी लैडर आ गई। और अब ऐसा ऐसा चल रहा है, यहाँ पे देख लें 45 डिग्री ये गिवन था। फिर इसके अलावा यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन, ये हमने कहा था कि हमने नॉर्मल डायरेक्शन जो लिया हुआ था ये जो फ्लोर के साथ था एन लिया हुआ था, एस्यूम किया हुआ था। ये देख लें यहाँ मैंने बिल्कुल ठीक किया है, वेक्टर शो किया तो ऊपर एरो है, बोल्ड नहीं किया हुआ। यहाँ पे भी देख लें जो नॉर्मल डायरेक्शन शो किया हुआ है वॉल के साथ एस, फ्लोर के साथ एन, यही हमने पीछे स्टेटमेंट में मेंशन किया हुआ था। ये इसका वेट आ गया लेटर का, जो कि जाहिर बात है मिडिल पॉइंट पे होगा, ये डब्ल्यू हो गया। और उसके बाद यहाँ पे देख लें जी जो कि मिडिल पॉइंट ऑफ द लेटर है, और ये एम जो है ये मैन है जो ऊपर असेंड कर रहा है या लेडर पे चढ़ रहा है, इसका वेट w/2 है। ठीक है जी, वर्टिकल डाउनवर्ड वेट एक्ट करता है ना, तो ये w/2 हो गया। और उसके बाद आपके पास ये x डिस्टेंस है, और ये x ही आपने निकालना है कि कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है या कितना डिस्टेंस वो असेंड करता है लेडर के ऊपर, तो लेडर स्लिप कर जाती है, यही निकालना है। और मुझे नहीं पता, मैन इधर भी हो सकता है, मिडिल पॉइंट भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, लेकिन हमने x निकालना है, वो पता लग जाएगा कहाँ पे था। ये जी फ्रिक्शन आ गई, ये वही वाली बात है कि अब लेडर ने जब स्लिप होना है तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड को ये पॉइंट जाएगा, ए पॉइंट की मोशन लेफ्ट हैंड साइड को है, तो फ्रिक्शन यहाँ पे राइट हैंड साइड को होगी। F1 क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि एक फ्रिक्शन अब इधर भी आनी है, क्योंकि यहाँ पे देख लें अब इस दफा फ्लोर भी रफ है और इसके अलावा आपके पास जो है वॉल भी रफ है, दोनों के साथ कोएफिशिएंट फ्रिक्शन दिया हुआ था, तो रफ है। ये लें जी दूसरी फ्रिक्शन, वो F2 आई, कैसे ऊपर को क्यों है, क्योंकि जब स्लिप होगा तो ये नीचे को, ये वाला पॉइंट बी जो है ये नीचे को मूव करेगा, नीचे को मूव करेगा, फ्रिक्शन ऊपर को होगी। अब कहता है रिजॉल्विंग हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली वी हैव दिस वन। हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जब आप रिजॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ये F1 आपके पास फ्रिक्शन आ जी किसके बराबर होती है, म्यू एन, यहाँ पे चले एन नहीं है। अब म्यू क्या था, ये देख लें आप क्वेश्चन देख लें, लेटर वॉल जो था उसके साथ जो कोएफिशिएंट फ्रिक्शन था 1/3 था, लेकिन लेटर ग्राउंड जो था, लेटर और ग्राउंड का वो 1/2 था। बहुत ध्यान से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना, गलत वाला ना हो जाए। लेटर और ग्राउंड के दरमियान जो कोएफिशिएंट फ्रिक्शन था 1/2 था, तो ये वही म्यू एन वाला ही फॉर्मूला है, ये 1/2 एन आ गया जो कि फ्रिक्शन की वैल्यू है। फ्रिक्शन क्योंकि राइट साइड पे जा रही है, नॉर्मल डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे जा रहा है, तो यही वाला आपके पास F1 S के बराबर है, ये हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व हो गया। और ये जो ए बी है ये दी हुई थी, ये लेंथ ऑफ द लैडर 70 फीट है, ए जी 35 है, क्योंकि जी जो है मिडिल पॉइंट है, ए जी 35 फीट है, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लैडर। अब यहाँ पे देख लें वर्टिकल रिजॉल्व करना है, तो यहाँ पे देख लें वर्टिकल डाउनवर्ड एक W/2 है, वो ये लिखी हुई है, एक W है ये लिखी हुई है। W/2 किसका वेट था, मैन का, W लैडर का। वर्टिकली अपवर्ड क्या है, एक तो नॉर्मल डायरेक्शन N ये नजर आ रहा है, और ये F2 फोर्स, F2 फ्रिक्शन, लेकिन देख लें इसका मैग्नीट्यूड, F2 का मैग्नीट्यूड, ये भी देख लें म्यू एन वाला फार्मूला है, लेकिन N यहाँ पे S के बराबर है, और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट फ्रिक्शन था जो कि वॉल और लैडर का था वो 1/3 था, वॉल और लैडर का 1/3 था, तो ये 1/3 ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया हुआ, ये फ्रिक्शन है, ये नॉर्मल डायरेक्शन है। अब ये 1/2 प्लस 1 क्या होता है 3/2, शाबाश। और यहाँ पे आ गया आपका n प्लस ये S/3, ये आपके पास वर्टिकल रिजॉल्व आ गया। अब कहता है जी इलिमिनेटिंग n, इसमें तो उल्टा दो नॉर्मल डायरेक्शंस आ गए, n को इलिमिनेट कर दे, ठीक है। और ये जो एलिमिनेट n है, अब यहाँ पे आपके पास ये स्केलर के तौर पे, मैंने कहा कि मैंने तो टाइप किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है, अगर आपने तो हाथ से लिखना है तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ऐसा n लिखना है, ऐसा भी लिख सकते हैं। n एलिमिनेट करना है, कैसे एलिमिनेट करना है, n यहाँ से आता है 2s, ये देखें n यहाँ से आता है 2s, इस n को 2s लिख लें, इस n को इक्वेशन 2 वाले को 2s लिख लें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब देख लें 3/2w ये है, n आ गया 2s, ये 2 इधर चला जाएगा, ये है S/3 ये है। अब 2 + 1/3 क्या होता है, 3 2s are 6, 6 + 1 7, 7/3, हाँ जी, तो ये आपके पास आ गया। अब कहता है टेकिंग मोमेंट्स अबाउट ए पे मोमेंट्स लेने लगा है, फिर वही ध्यान रखें F1 का कोई मोमेंट नहीं होगा, F1 तो ए में से आ रहा है, इसका मोमेंट 0 बनता है, N का कोई मोमेंट नहीं होगा, वो भी ए में से, उसका भी 0 बनता है। अब पहले ही देख लिया करें कौन सी फोर्सेस का मोमेंट क्लॉकवाइज होगा, कौन सी का काउंटर क्लॉकवाइज होगा। ये देख लें, ये W/2 और W ये इसमें से ए में से पास नहीं कर ले, इनका मोमेंट होना है, लेकिन इन्होंने मूव यूं करना है, दोनों ने इस तरह मूव करना है, तो इनके जो मोमेंट्स होंगे वो तो आपके पास बन गए जी क्लॉकवाइज। ये जो S है और F2 दोनों का देख लें, S ने भी ऐसे ही मूव करना है, और यहाँ पे देख लें या रोटेट करना है, और या टेंस रोटेट करना चाहिए, सही कहूँ तो टेंस रोटेट, ये हम स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, F2 का भी ऐसे ही है,
ये इन S का और F2 दोनों का बनता है आपके पास काउंटर क्लॉकवाइज, और ये W/2W का बनता है क्लॉकवाइज। अब लेते हैं मोमेंट्स, और मोमेंट का वही फॉर्मूला है, आपने मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स लेना है। देख लें पहले मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स देख लें, W/2 आ रहा है, ये W आ रहा है, ये। इसके बाद यहाँ पे देख लें, यहाँ पे आपको कहीं ये S नजर आ रहा है, ये जी S। F2 का ये आपके पास मैग्नीट्यूड नजर आ रहा है, ये जी S/3, ये मैंने जरा और तरह बताया। अब यहाँ पे आ जाए, W/2 जो है आपके पास, W/2 इसका अब आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन। ये बनता है जी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देख लें, ये फिगर बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती है बताने को, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। अब आपके टिप्स में होना चाहिए, अगर ये x है तो बेस के लॉन्ग क्या हो जाएगा, x cos of 45 डिग्री, x cos of 45 डिग्री, ये लिखा हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे देख लें, ये W है तो यहाँ पे देख लें ये कितना होगा। अब यहाँ से लेके A से लेके G तक 35 है, 35 है, तो ये वाला आपके पास बन जाएगा 35 cos of 45। ये देखें 35 cos of 45। S का जो डिस्टेंस है BC बनता है, यहाँ पे देख लें, ये है जी S फोर्स, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन A, BC बनता है। BC क्या बनेगा, जब ये टोटल 70 है तो ये सामने वाला क्या होगा, 70 sin 45, ये 70 लिखा हुआ है, ये sin 45 लिखा हुआ है। ये है जी F2, F2 का डिस्टेंस AC बनता है, F2 का डिस्टेंस AC बनता है। AC अब क्या बनेगा, AC देख लें, ये टोटल 70 है तो AC आपके पास बन जाएगा 70 cos 45, ये 70 है, ये cos 45 है। S/3 क्या है, ये F2 के आपके पास मैग्नीट्यूड था। ये सही लिखी गई तो मसला नहीं है, ये वही देख लें, एक तरफ आपके पास कौन से वाले हैं, क्लॉकवाइज मोमेंट्स हैं, दूसरी तरफ कौन से हैं, एंटी क्लॉकवाइज है। उनका यहाँ पे सम इज इक्वल टू सम ऑफ ओवर देयर, या सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स। अब आपने क्या करना है, अब आपने किसी तरह से ये x निकालना है, x निकालना है। और तीन इक्वेशंस आपके पास हैं, ये इक्वेशन 1 भी आपके सामने है, 2 भी है, 3 भी है, ये वाली भी है, इनके साथ को प्ले करना है और आपने अब x यहाँ से निकालना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये लेके लिखे लिखा हुआ x इज द डिस्टेंस ऑफ द मैन, ये है जी मैन m फ्रॉम A, ये नजर आ रहा है, ठीक हो गया। रिकॉल करें, cos 45 डिग्री और sin 45 डिग्री जो हैं ये 1/√2 होते हैं, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, डिड्स 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 डिड्स। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा WX/2, ये लिखा हुआ है। यहाँ से आ जाएगा 35W, ये हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 70S, ये हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 70S/3, ये हो जाएगा। 70 कॉमन निकालें यहाँ से, इन दोनों इक्वेशन में से 70 कॉमन निकालें। 1 + 1/3 क्या होता है, 3 + 1 4, 4/3, हाँ जी ये होता है। अब ऐसा ऐसा हम करीब पहुंच रहे हैं, हमें x चाहिए भाई, हमें x चाहिए। ये रेंज इक्वेशन 4 आ गई। अब कैसे करना है, पहले तो ये s से जान छुड़ा ना, किसी तरह से s से जान छुड़ाए। अब वो कहता है जी फ्रॉम इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 है जी। उसने कहा जी s है 9/14W, बनता है यहाँ से 3 × 3 9, शाबाश। 7 × 14, 9/14W। तो ये वाली इक्वेशन जो है यहां से आ रही है। अब ये s जो है 9/14W इधर रिप्लेस कर दें, इधर रिप्लेस कर दें। क्यों रिप्लेस कर रहे हैं, ताकि ये W से भी जान छुड़ जाए हमारी। ये लें जी, x/2W ये लिखा हुआ है, 35W ये लिखा हुआ है, 4/3 ये 4 है जी, ये 3 है, 70 ये लिखा हुआ है। s की वैल्यू क्या थी, 9/14W, ये 9 लिखा हुआ है, ये 14 लिखा हुआ है, ये W। अब देखिए मैंने स्टूडेंट्स को देखा ये भी कैलकुलेटर पे कर रहे होते हैं, भाई इतनी कैलकुलेशन तो हो जानी चाहिए ना विदाउट कैलकुलेटर, इतनी कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेटर हो जानी चाहिए, ये कोई टफ नहीं है। देखिए 14 × 5 70 होता है, दोबारा कर रहा हूं मैं, यहाँ पे देख लें 14 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 70 होता है। और यहाँ पे देख लें, जब यहाँ पे 5 है, 5 × 4 क्या होता है 20, 20 × 9 क्या होता है 180, कोई मुश्किल है। और यहाँ पे देख लें, किसको नहीं पता कि 3 6 18 होता है। तो यहाँ पे देख लें 18 को 3 से कैंसिल करें तो 60 आ गया। तो यहाँ पे देख लें x/2W + 35W, ये आ गया 60W। अब W भी कैंसिल हो जाएगा, ये W भी कैंसिल, ये W भी कैंसिल, ये W भी कैंसिल। यहाँ से रह जाएगा x/2 विच इज दिस वन, यहाँ से रह जाएगा 35 विच इज दिस वन, यहाँ पे रह जाएगा 60 विच इज दिस वन। अब 60 - 35 क्या होता है 25, शाबाश। और 25 × 2 50, लो जी 50 रोड पे जाके उसने गिर जाना है बेचारे, एम्बुलेंस बुला लें। तो ये ले जी, क्वेश्चंस कोई होगा तो जरूर पूछ लीजिएगा। और ये थैंक्स भी हो गया। और इस तरह से ये लेक्चर आपका जो है एंड हो गया, लेक्चर नंबर 9। तो अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 10 में।